हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से समष्टि अर्थशास्त्र का कोई भी पेपर होता है तो उसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित कोई न कोई प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है, चाहे वह राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने के रूप में हो या राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में हो या राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न विधियों के बारे में हो। कहने का तात्पर्य है कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर बार कोई न कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कोई भी समष्टि अर्थशास्त्र का ऐसा पेपर नहीं होता है जिसमें राष्ट्रीय आय से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न नहीं पूछा गया हो। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय है क्या। हर देश के द्वारा अपने एक वर्ष की अवधि में देश में कुल कितना उत्पादन हुआ उसका योग किया जाता है और उस आधार पर देश की आर्थिक समृद्धि का पता किया जाता है। उससे ये पता चलता है किसी देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा है, इसका मतलब वो देश विकसित है। कुछ देशों की राष्ट्रीय आय मिडिल स्तर की है, हम उनको विकासशील राष्ट्रों की संज्ञा देते हैं। जबकि कुछ देश राष्ट्रीय आय की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, उन्हें हम विश्व अर्थव्यवस्था के पिछड़े हुए देश के रूप में जानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके माध्यम से किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का आकलन किया जा सकता है। वह देश जो राष्ट्रीय आय की दृष्टि से संपन्न है वो उनकी गिनती आज विश्व में विकसित राष्ट्रों के रूप में होती है, जैसे जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस, जर्मनी, इसके अलावा डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, हांगकांग। ये सारे के सारे राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रीय आय बहुत अधिक है, तो इस वजह से इन्हें विकसित देशों की संज्ञा दी जाती है। इससे कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय आय एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित, राष्ट्रीय आय जो है उसकी गणना कब से स्टार्ट की गई। सबसे पहले 1934 में 1934 में साइमन कुजनेट्स नाम के एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भी राष्ट्रीय आय के बारे में अलग अलग जो हमारे विचारक थे उन्होंने अनुमान लगाया। सबसे पहले हम कहते हैं दादा भाई नौरोजी, उन्होंने 1868 में साइमन कुजनेट से पहले ही भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से विलियम डिग्मी नाम के एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने 1899 में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया। उसके बाद में फिंडले सिराज एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने 1911, फिर 1922, उसके बाद में 1931 में राष्ट्रीय आय को नापने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से शाह व खंबर जो अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने भी 1921 में राष्ट्रीय आय को नापने का प्रयास किया। इसके अलावा VKRV राव जो कि हमारे भारत के बहुत बड़े उनकी गिनती भारत के बड़े अर्थशास्त्री में होती है, VKRV राव, उन्होंने 1925 से लेकर 1929 तक भारत की राष्ट्रीय आय क्या क्या रही है उसको मापने का प्रयास किया था। स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात सरकार ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय को नापा जाए, इसके लिए हमारे यहाँ पर जो PC महलानोबिस, प्रफुल्ल चंद्र महलानोबिस, जिन्होंने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार तैयार किया था, उनकी अध्यक्षता में 1949 में यानी 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया और इस समिति के जो सलाहकार थे उसे सलाहकार साइमन कुजनेट्स को बनाया गया था, जिन्होंने सबसे पहले विधिवत रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन करने का जो प्रयास किया था। उससे पहले भी राष्ट्रीय आय के प्रयास किए गए थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी है, फिंडले सिराज है, VKRV राव है, शाह व खंपात है, विलियम डिग्बी है। पर व्यवस्थित रूप से जिस रूप में राष्ट्रीय आय का आकलन आज किया जाता है वह व्यवस्थित रूप सबसे पहले
साइमन कुजनेट्स ने प्रारंभ किया था, तो उनको हमने सलाहकार नियुक्त किया हमारे यहाँ। और भारत में जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसके द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय को नापने का प्रयास नापा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय एक वर्ष की अवधि जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है, उस एक वर्ष की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय नापी जाती है और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय की गणना भारत में की जाती है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय को विभिन्न विचारकों ने किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा की जहां तक बात करते हैं, मेन रूप से राष्ट्रीय आय की बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग परिभाषा देने का प्रयास किया है, पर मुख्य रूप से 4 परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक मार्शल की परिभाषा, दूसरी पीगू की परिभाषा, तीसरी फिशर की परिभाषा और चौथी प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स की परिभाषा। तो हम इस वीडियो में मुख्य रूप से 4 ही परिभाषाओं की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्शल की। प्रोफेसर मार्शल का ये मानना था कि राष्ट्रीय आय क्या है, किसी भी देश के श्रम और पूंजी को उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियान्वित करने पर प्रतिवर्ष जो भौतिक व अभौतिक उत्पादन होता है। मार्शल क्या कह रहे हैं, किसी भी देश के जितना भी श्रम है और जितनी भी पूंजी है, किसी भी देश के श्रम और पूंजी को उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियान्वित करने पर प्रतिवर्ष जितना भौतिक व अभौतिक वस्तुओं का शुद्ध योग प्राप्त होता है, जिनमें सभी प्रकार की सेवाएं भी सम्मिलित होती है, उसे ही राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी जाती है। तो मार्शल क्या कहते हैं, मार्शल की परिभाषा से क्लियर है कि देश में जितना भी साधन है, जितने भी उत्पादन के साधन है, उन सारे के सारे उत्पादन के साधनों को प्राकृतिक संसाधन यानी भूमि पर क्रियान्वित करने पर जितना भी उत्पादन होता है, चाहे वो भौतिक उत्पादन हो चाहे अभौतिक उत्पादन हो। भौतिक उत्पादन से तात्पर्य वह उत्पादन होता है जो कि हमको आंखों से दिखता है, जैसे गेहूं का उत्पादन होता है, बाजरे का उत्पादन होता है, जौ का उत्पादन होता है, चने का उत्पादन होता है, ये सारे के सारे भौतिक उत्पादन है। अभौतिक उत्पादन वह होता है जो आंखों से दिखता नहीं है पर उसका उत्पादन होता है, क्योंकि हमने क्या कहना है कि उत्पादन क्या होता है, किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। तो मार्शल ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय में जो भौतिक उत्पादन जिसे कि आंखों से देखा जा सकता है उसको भी शामिल करना है, और अभौतिक उत्पादन जिसको कि आंखों से देखा नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति को हम पढ़ाते हैं, पढ़ लिखकर उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, पर वो उसकी पढ़ाई कितनी हुई है माइंड में, उसको हम देख नहीं सकते। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें परिवर्तन करने से उपयोगिता तो वृद्धि होती है पर उसको देखा नहीं जा सकता। तो मार्शल क्या कहते हैं कि भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने क्या किया, सेवाओं को भी शामिल किया। तो देखिए, मार्शल कह रहे हैं कि किसी भी देश के श्रम व पूंजी को उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियान्वित करने पर प्रतिवर्ष जो भौतिक व अभौतिक उत्पादन होता है उसका कुल योगफल ही राष्ट्रीय आय है, जिसमें सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थात मार्शल क्या कहते हैं कि पहली चीज इनकी यह है कि ये एक वर्ष की अवधि में कह रहे हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष शब्द आया है, भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के उत्पादन को इन्होंने जोड़ा है। साथ में इन्होंने सेवाओं को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा है। एक डॉक्टर के द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है, एक टीचर के द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है, एक वॉशरमैन के द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है, घरेलू नौकर के द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है, वो भी उत्पादन का ही एक भाग इन्होंने माना था और उसको भी इन्होंने राष्ट्रीय आय में शामिल किया था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्शल का जो दृष्टिकोण है उसमें इन्होंने उत्पादन को बहुत अधिक महत्व दिया और देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या की, उन्होंने राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार के उत्पादन को महत्व देकर जितना भी उत्पादन है, चाहे भौतिक उत्पादन है, चाहे अभौतिक उत्पादन है, चाहे सेवाओं का उत्पादन है, उन सभी उत्पादन के बाजार मूल्य के योग को ही उन्होंने राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी थी। इसके बाद हम एक और परिभाषा की बात करते हैं जो कि पीगू का दृष्टिकोण है।
मार्शल के दृष्टिकोण को उत्पादन दृष्टिकोण माना जाता है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय आय में उत्पादन को प्राथमिकता दी थी। दूसरा दृष्टिकोण पीगू का है। तो पीगू क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय समाज की आय का वह भाग है, राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में नापा जा सकता है और इसमें विदेशों से आय भी सम्मिलित होती है। आप थोड़ा इसको समझेंगे। पीगू क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाएगा जिसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। क्या परिभाषा देते हैं पीगू? पीगू जो कहते हैं, सेकंड जो परिभाषा है वो पीगू की परिभाषा है। मार्शल की परिभाषा उत्पादन दृष्टिकोण की है और पीगू की परिभाषा मौद्रिक दृष्टिकोण की है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौद्रिक दृष्टिकोण किसका है, पीगू का है। पीगू क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपूरक आय का वह भाग है जिसे मुद्रा से मापा जा सकता है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। तो पीगू का बहुत क्लियर दृष्टिकोण है कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जिसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति है, एक वकील है, एक एडवोकेट है, उनके यहाँ एक टाइपिस्ट का काम करती है एक लेडी, वो सारे पत्र टाइप करती है, तो उसको 5,000 रुपए वकील साहब के द्वारा पगार दी जाती है। तो वो 5,000 रुपए उसके सारे कार्य का मापन है कि 5,000 रुपए इसके द्वारा जो किया गया कार्य है उसकी मूल्य 5,000 रुपए है। तो उसके द्वारा किए गए कार्य को 5,000 को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। पीगू क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपूरक आय का वह भाग है जिसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जाता है। यानी पीगू क्लियर कह रहे हैं कि जो भी वस्तुओं और सेवाएं जिसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है उसे ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा और जिसे मुद्रा रूपी पैमाने से नहीं मापा जा सकता उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इन कहने का तात्पर्य है कि एक टीचर है, वो ट्यूशन पढ़ाता है और 10,000 रुपए कमाता है तो उसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। पर उस टीचर के द्वारा खुद के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है, पर उसके बच्चे को पढ़ाने को वो मुद्रा के रूप में नहीं नापता है, तो टीचर के द्वारा खुद के बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति के यहाँ एक नौकरानी है, वो झाड़ू करती है, पोछा करती है, बर्तन करती है, कपड़े धोती है, सारे उसके कार्य करती है और बदले में उसको वह 4,000 रुपए पगार देता है, तो उस नौकरानी के सारे कार्य को राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल किया जाएगा। पर अगर व्यक्ति उसी नौकरानी से शादी कर लेता है, अब भी वो झाड़ू करती है, पोछा करती है, बर्तन करती है, कपड़े धोती है, खाना बनाती है, पर अब उसका जो कार्य है वो मुद्रा रूपी पैमाने से नहीं मापा जाता है। वो एक पत्नी के कर्तव्य के वशीभूत होकर इस प्रकार के कार्य करती है, लव और अफेक्शन की वजह से वह कार्य करती है, तो उसकी आय, उसकी जो कार्य है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो पीगू के दृष्टिकोण में मेन ये है कि पीगू भी प्रतिवर्ष यानी वार्षिक गणना करना चाहते हैं, पर पीगू के दृष्टिकोण में मेन प्रॉब्लम है कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जिसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। एक किसान उपज का कुछ भाग खुद के खाने के लिए रख लेता है, तो उसका वह मुद्रा रूपी पैमाने से मापन नहीं करता है। तो पीगू के दृष्टिकोण के अनुसार किसान के द्वारा खुद के लिए रखी गई अनाज को राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें की मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। तो इस आधार पर पीगू के जो दृष्टिकोण है उसकी कुछ आलोचनाएं ये भी कहकर हुई कि एक ही प्रकार की वस्तुएं एक बार तो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है, दूसरी बार राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती है। जैसे एक व्यक्ति नौकरानी को पगार देता है तो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, पर व्यक्ति उसी नौकरानी से शादी कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। किसान अपना सारा अनाज बेच दे तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, और वह दूसरे किसान का अनाज खरीद ले तो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। पर अगर किसान खुद के लिए, स्वयं के लिए अनाज रखता है तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ये इस दृष्टिकोण की कुछ कमी थी। सामान्य रूप से किसान के द्वारा खुद के लिए भी अनाज रखा गया है, परंतु वह उत्पादन तो है, तो विचारकों के अनुसार वो उत्पादन का एक भाग होने के कारण राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। तो पीगू का जो दृष्टिकोण है उसे मौद्रिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। तीसरा एक राष्ट्रीय आय का दृष्टिकोण है जो कि फिशर के नाम से है।
राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने का तीसरा प्रयास फिशर के द्वारा किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका जो दृष्टिकोण है उसे उपभोग दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। फिशर ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आय में केवल वही वस्तुएं और सेवाएं शामिल की जाती है जो चाहे वह भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हो, चाहे मानवीय वातावरण से। क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम, आप देखिए थोड़ा सा इसको समझने की बात है, राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो भौतिक वातावरण से प्राप्ति हुई हो, चाहे मानवीय वातावरण से प्राप्त हुई हो। यानी ये उपभोग दृष्टिकोण है। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाएगा। वो एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि एक ओवरकोट जो मेरे लिए इस साल बनाया गया है, वो राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होकर ओवरकोट का केवल वही भाग राष्ट्रीय आय का एक पार्ट है जो इस साल मेरे द्वारा उपभोग किया जाएगा। वो क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की जाती है, चाहे वह मानवीय वातावरण से प्राप्ति हुई हो, चाहे भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हो। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि एक ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, वो राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होकर केवल एक पूंजी में वृद्धि है। ओवरकोट का केवल वही भाग राष्ट्रीय आय में शामिल होगा जिससे कि जो कि इस साल मेरे द्वारा यूज किया जाएगा। यानी वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल करना चाहिए, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। एक मान लीजिए एक सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा खरीद ली जाती है तो उसका उत्पादन राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। पर सिलाई मशीन एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में किसी फैक्ट्री के द्वारा खरीदी जाती है तो उसको उत्पादन को नहीं माना जाएगा। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए मैदा है, एक गेहूं से कुछ मैदा बनती है, तो गेहूं मैदा का कुछ भाग जो अंतिम रूप से कंज्यूमर के द्वारा घर में यूज कर लिया जाता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। मैदा का कुछ भाग ब्रेड बनाने के काम में आता है तो उस मैदा को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अब ब्रेड का भी कुछ भाग जो अंतिम रूप से कंज्यूमर के द्वारा यूज कर लिया जाता है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। कुछ ब्रेड से ब्रेड पकोड़े बनते हैं, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि फिशर का यह मानना था कि अंतिम वस्तु जिसमें और कोई मूल्य वृद्धि अभी नहीं होनी है उसको ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। मध्यवर्ती वस्तु को अगर राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की समस्या हो जाएगी। एक बार आप गेहूं को जोड़ लेंगे, गेहूं के बाद आप मैदा को जोड़ लेंगे, मैदा के बाद आप ब्रेड को जोड़ लेंगे, ब्रेड के बाद आप ब्रेड पकौड़े को जोड़ लेंगे, तो एक गेहूं का मूल्य 4 बार जुड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय आय आएगी वो सही नहीं आएगी। यही कारण था कि फिशर ये कहते थे कि राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित करना चाहिए, चाहे वह मानवीय वातावरण से प्राप्त हो, चाहे भौतिक वातावरण से प्राप्त हो। भौतिक वातावरण से तात्पर्य है कि गेहूं है, जौ है, चौला है, सरसों है, ये सारी की सारी भौतिक वस्तुएं। मानवीय वातावरण के रूप में एक डॉक्टर की सेवा है, एक इंजीनियर की सेवा है, एक टीचर की सेवा है, इस प्रकार की। तो राष्ट्रीय आय में ये उपभोग प्रधान दृष्टिकोण को सम्मिलित करते थे। इसके बाद देखिए अगली हम परिभाषा की बात करते हैं, प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स। इनकी परिभाषा भी बहुत प्रचलित है। साइमन कुजनेट्स क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से निकलकर अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंचता है। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, राष्ट्रीय आय में उन वस्तुओं और सेवाओं, राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है। राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो देश की उत्पादन एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से निकलकर अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के पास में पहुंचती है। तो साइमन कुजनेट्स क्या कहते हैं, एक वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय आय मापने की बात करते हैं
वो कहते हैं राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो देश की उत्पादन प्रणाली से निकलकर अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के पास आती है। अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के पास ब्रेड आती है तो ब्रेड को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। अंतिम रूप से गेहूं उपभोक्ता के पास में आते हैं तो गेहूं को शामिल किया जाएगा। अंतिम रूप से ब्रेड पकौड़ा अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता के पास आता है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। और मैदा आती है तो मैदा को राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल किया जाएगा। वापिस एक बार मैं रिपीट करता हूं, साइमन कुजनेट्स क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से निकलकर अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के पास पहुंचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइमन कुजनेट्स भी अंतिम उपभोग को प्राथमिकता देते हैं, यानी जो इनकी परिभाषा है कहीं ना कहीं फिशर की परिभाषा से मैच करती है और साइमन कुजनेट्स की परिभाषा को सबसे उत्तम परिभाषा कहा जाता है क्योंकि यह राष्ट्रीय आय का सही रूप में व्याख्या इसकी करती है। तो इन सारी परिभाषाओं के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, एक वर्ष की अवधि में हर परिभाषा में एक वर्ष की अवधि ली गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम उपभोग वस्तुएं व सेवाओं की शुद्ध मात्रा जो बाजार की प्रचलित कीमत पर जितनी हुई उन सब का योग कर दिया जाए तो वह देश की राष्ट्रीय आय होगी। वापिस एक बार रिपीट करता हूं, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका जो अंतिम उत्पादन होता है उसका बाजार मूल्य से गुणा करके योग कर लिया जाए तो जो राशि प्राप्त होगी उसे ही राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ देखिए हमने 4 प्रकार की परिभाषाएं देखी। हमने मार्शल की परिभाषा देखी जो कि उत्पादन को बताती थी। दूसरी परिभाषा हमने पीगू को देखी जो कि मौद्रिक दृष्टिकोण की बात करते थे कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाएगा जिसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है, इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी योग किया जाएगा। उसके बाद हमने फिशर की परिभाषा देखी तो उसमें उपभोग प्रधान दृष्टिकोण था कि राष्ट्रीय आय में वस्तुओं और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो अंतिम रूप से देश की उत्पादन प्रणाली से निकलकर अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंचता है। तो ये एक अलग अलग दृष्टिकोण है। इस आधार पर हम परिभाषा करेंगे कि राष्ट्रीय आय की इन सारी परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ विशेषताएं बता सकते हैं राष्ट्रीय आय की। उनकी हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आय की विशेषताएं, इन सारी परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं हमारे माइंड में आती है कि ये परिभाषाएं है। पहली चीज, राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश की अर्थव्यवस्था से होता है। हम अगर भारत की राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो वो भारत से रिलेटेड है। अमेरिका की राष्ट्रीय आय वो अमेरिका से रिलेटेड होगी, कुछ पाकिस्तान की होगी, कुछ बांग्लादेश की होगी, यानी हर देश की राष्ट्रीय आय अलग अलग होती है। हमारी राष्ट्रीय आय में पाकिस्तान की आय या बांग्लादेश की आय या श्रीलंका की आय शामिल नहीं होती है। चाइना की राष्ट्रीय आय में भारत की आय या मालदीव की आय या उत्तर या दक्षिणी कोरिया या जापान की आय सम्मिलित नहीं होती है। पहली चीज ये है कि राष्ट्रीय आय एक देश की आय से संबंधित होती है। ऐसा नहीं कि 3-4 देश एक साथ मिलेंगे उनकी आय को जोड़ेंगे तब राष्ट्रीय आय होगी। केवल एक राष्ट्र की आय ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। दूसरी चीज जो है वो राष्ट्रीय आय की इसकी गणना की अवधि एक निश्चित होती है और सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि में ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। हर देश के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष में की जाती है। क्यों कि एक वर्ष की अवधि लंबी अवधि होती है जिसमें सभी प्रकार के मौसम आ जाते हैं, सभी प्रकार की परिस्थिति आ जाती है, सर्दी आ जाती है, गर्मी आ जाती है, बारिश आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है वो भी सम्मिलित हो जाती है। तो एक वर्ष की अवधि लंबी अवधि होती है तो उसमें सभी प्रकार के जो परिवर्तन है वो दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय आय आती है वो स्थिर आती है। अगर हम मंथली गणना करेंगे तो किसी मंथ में हमारी फसल आनी होगी तो राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा आ जाएगी और जब हमारे अकाल और सूखे की स्थिति होगी तो राष्ट्रीय आय बहुत कम आ जाएगी। तो सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय की गणना प्रत्येक देश के द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। दूसरी चीज, हर देश एक साल की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो विभिन्न देशों की अगर हम तुलना करना चाहें तो भी राष्ट्रीय आय की तुलना करना बहुत सामान्य है क्योंकि उनकी भी एक वर्ष की अवधि की राष्ट्रीय आय है, हमारी भी राष्ट्रीय आय की अवधि एक वर्ष की है। तो इस स्थिति में
तुलना भी की जा सकती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्य रूप से 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 30 मार्च तक की जाती है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक भी करते हैं, पर हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल से लेकर मार्च माना जाता है। तीसरी चीज, राष्ट्रीय आय में देश के सामान्य निवासियों की आय को जोड़ा जाता है, विदेशियों की आय को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। कुछ वर्तमान में देखिए, सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय में जो राष्ट्र के लोग हैं जिनको हमारी नागरिकता प्राप्त है उनकी आय को ही जोड़ा जाता है, पर वर्तमान में विदेशी लोग अगर हमारे यहाँ रह रहे हैं और उनके द्वारा भी कोई उत्पादन कार्य किया जाता है तो सामान्य रूप से उसको भी जोड़ लिया जाता है। अगली चीज देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल उत्पादक गतिविधियों से जो प्राप्त होती है आय उसको ही जोड़ा जाता है। गैर उत्पादक गतिविधियों से जो प्राप्त आय होती है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। उत्पादक का मतलब राष्ट्रीय आय में जो उत्पादन से आय का सृजन किया गया है उसी को जोड़ा जाता है। एक किसान के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है तो उसके उत्पादन को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। एक टीचर के द्वारा पढ़ाकर आय का सृजन किया जाता है, उसकी आय को जोड़ा जाएगा। पर कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, उसके बदले में हम कोई उत्पादक गतिविधि नहीं करते हैं, तो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति है, इनमें किसी प्रकार की उत्पादन की गतिविधि नहीं होती है, तो इस प्रकार की आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में केवल उत्पादक गतिविधि से प्राप्त आय को ही जोड़ा जाता है। गैर उत्पादक गतिविधि से भी जो आय प्राप्त होती है, चाहे पेंशन के रूप में हुई हो, विधवा जैसे वृद्धावस्था पेंशन के रूप में हुई हो, विधवा पेंशन के रूप में हुई हो, छात्रवृत्ति के रूप में हुई हो, इनाम के रूप में हुई हो, लॉटरी लगी हो, इस प्रकार की आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय आय में उसी आय को शामिल किया जाता है जो कानूनी रूप से वैध है, जिसे सरकार ऐसे व्यवसाय से प्राप्त आय जिसे सरकार के द्वारा कानूनी स्वीकृति प्राप्त है, वही जो आय है वो राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है। कोई स्मगलिंग करता है, कोई कालाबाजारी करता है, कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है, कोई हफ्ता वसूली करता है, कोई किसी का अपहरण करके फिरौती वसूल करता है, कोई चोरी करता है, डकैती करता है, इस प्रकार की आय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में केवल कानूनी रूप से वैध आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय को ही जोड़ा जाता है। गैर कानूनी क्रियाओं से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। इसके अलावा सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को ही सम्मिलित किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जो वस्तुएं अर्धनिर्मित है, मध्यवर्ती वस्तुएं, उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक और राष्ट्रीय आय की विशेषता हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना बाजार कीमत पर की जाती है। जिस समय बाजार में जो कीमत होती है, गेहूं का आज क्या रेट है, चावल का रेट, गेहूं का इस वर्ष इतना उत्पादन हुआ, उसकी बाजार कीमत कितनी है, चावल का कितना उत्पादन हुआ, उसकी बाजार कीमत कितनी है, चने का उत्पादन कितना हुआ, उसकी बाजार कीमत कितनी है, इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का जो गणना की जाती है वो उस समय की प्रचलित बाजार कीमत के आधार पर की जाती है। कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उसके साथ राष्ट्रीय आय में भी परिवर्तन होता है। अगर किसी समय कीमतें बढ़ जाती है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ जाती है, और कीमतें घट जाती है तो राष्ट्रीय आय भी घट जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय प्रचलित वर्ष की कीमतों के आधार पर की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक और हम विशेषता की बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना प्राय उस देश की करेंसी में की जाती है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो उसको रुपए में किया जाएगा। अमेरिका की राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी तो डॉलर में की जाएगी, और अगर बैंकॉक की राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी तो वो वाट में की जाएगी, और बांग्लादेश की राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी तो टका में की जाएगी। यानी इसी प्रकार से जापान की जो करेंसी है उसमें राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। यानी हर देश की राष्ट्रीय आय की गणना उस देश की करेंसी में की जाती है। भारत की रुपए में हो सकती है, ब्रिटेन की पाउंड में हो सकती है, अमेरिका की डॉलर में हो सकती है। यानी जो भी देश है उस देश की जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो उस देश की करेंसी में की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में
जितना भी वर्ष के दौरान उत्पादन हुआ है, जितनी भी सेवाओं का उत्पादन हुआ है और जितना भी वस्तु का उत्पादन होता है, उन सभी के बाजार मूल्य के योग निकालकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जैसे देश में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उसको बाजार मूल्य से गुणा कर लिया जाता है, और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन हुआ उसकी औसत कीमत को बाजार की औसत कीमत को गुणा करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय एक प्रवाह होता है। हमने पहले वीडियो में स्टॉक और प्रवाह की बात की थी, तो राष्ट्रीय आय एक प्रवाह की अवधारणा है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का गणना जो होती है वो एक वर्ष की अवधि के दौरान की जाती है। और जब अवधि की बात होती है तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जहां अवधि की बात होगी वहां प्रवाह होगा, जहां पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी वहां स्टॉक होगा। तो राष्ट्रीय आय चूंकि एक वर्ष की अवधि से रिलेटेड है, तो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है उससे हम एक प्रवाह की अवधारणा कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय आय की गणना शुद्ध मात्रा के हिसाब से की जाती है और उत्पादन के दौरान जो घिसावट होती है उसको घटाकर शुद्ध उत्पादन को ही राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल किया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय की अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो मूल रूप से राष्ट्रीय आय दो आधार पर नापी जाती है, एक तो भौगोलिक आधार पर, दूसरी राजनीतिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर का तात्पर्य है कि अगर देश की राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो देश की भौगोलिक सीमा में जितना भी उत्पादन हुआ है, चाहे वो देश के लोगों के द्वारा उत्पादित किया गया हो, चाहे विदेशों के द्वारा उत्पादित किया गया हो, उन सारे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, जो हमारी नक्शा दिखता है वो भौगोलिक सीमाएं हैं, जिसमें समुद्री सीमाएं भी सम्मिलित है। उसके अंदर जो भी उत्पादन हुआ है, चाहे देश के लोगों ने किया है चाहे विदेशी लोगों ने किया है, उन सारे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये भौगोलिक दृष्टिकोण है। दूसरा एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी होता है, जिसमें हमारे देश के जो नागरिक है उन्हीं की आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। हमारा देश का नागरिक चाहे हमारे देश में काम करके उत्पादन कर रहा है, चाहे विदेश में उत्पादन कर रहा है, उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय में, हमारे देश की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। ये दृष्टिकोण जो है वो हमारा जो दृष्टिकोण है वो राजनीतिक दृष्टिकोण है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि राष्ट्रीय आय की गणना कब से प्रारंभ हुई। साइमन कुजनेट्स से पहले भी राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, और उसके बाद में VKRB राव के द्वारा की गई। बहुत सारे अलग अलग जो विचारक है उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया था। सही मायने में जिस रूप में आज राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो प्रयास सबसे पहले साइमन कुजनेट्स ने किया था 1938 में। इसके बाद हमने मार्शल की राष्ट्रीय आय के उत्पादन दृष्टिकोण को जाना, फिशर के पीगू के मौद्रिक दृष्टिकोण को जाना, और फिशर के उपभोग प्रदान दृष्टिकोण को जाना। इसके अलावा हमने ये भी चर्चा की इस वीडियो में कि राष्ट्रीय आय की क्या क्या विशेषताएं होती है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सकल राष्ट्रीय आय क्या होती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है, व्यक्तिगत आय क्या होती है, निजी आय क्या होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सामान्य रूप से विद्यार्थियों को बहुत परेशानी इसमें आती है। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही।